अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड। लास्ट वीडियो में हमने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया था, यानी कि अल्टरेशन ऑफ शेयर एंड कैपिटल, शेयर्स कैपिटल। और हम जो है अभी फ़िलहाल एक इंटरमीडिएट लेवल ऑफ अकाउंटिंग को लेकर चल रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड, कि डिविडेंड की जो एंट्रीज़ होती हैं वो किस तरह करते हैं। और हम साथ ही साथ एक और टॉपिक कवर करेंगे, राइट इशू ऑफ शेयर। ये भी एक और जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड है। यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी सिंपल जो हम एंट्री करते हैं वो हम इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। जनरल एंट्री में इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर आगे इसकी लेजर और ट्रायल बैलेंस में इसको ओके होता है। तो बेसिकली यहाँ पर इस तरह होता है कि समटाइम कंपनी जो है वो डिविडेंड इशू करती है, और समटाइम वो नहीं भी करती है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करती है या नहीं करती। लेकिन जिस जिस वक्त वो करती है उससे पहले वो डिक्लेयर करती है। जब कंपनी डिक्लेयर करती है तो वो डेट डिफरेंट होती है, और जब कंपनी ने देना होता है डिविडेंड तो वो डेट डिफरेंट होती है। तो उस डेट के दरमियान हमारे पास जो डिविडेंड होता है वो हमारे पास पेबल होता है, हमें पे करना होता है, अभी पे किया नहीं होता। लेकिन जो पहले से डिसाइडेड डेट होती है, जो डिक्लेयर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उस तारीख को, उस डेट को हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो सम टाइम कंपनी जो है वो हमें डिविडेंड देती है कैश फॉर्म में, सम टाइम डिविडेंड देती है शेयर्स फॉर्म में। जब वो कैश फॉर्म में डिविडेंड नहीं देना चाह रही होती तो वो हमें शेयर्स फॉर्म में डिविडेंड पे करती है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है जी, ड्यूराटेक कॉर्पोरेशन हैज़ 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 0.50 पर पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ इट्स सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन। Duratec's board of directors declare a 5% stock dividend on the last day of the year, and the market value of each share of stock on the same day was 9। अब यहाँ पर कह रहे हैं जी, ड्यूराटेक जो कंपनी है उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास 60,000 शेयर्स और ऑलरेडी ड्यूराटेक कंपनी ने मार्केट में फेंके हुए हैं। मतलब आउटस्टैंडिंग उसके शेयर्स हैं, कॉमन स्टॉक है जो मार्केट में पड़े हुए हैं 60,000। लेकिन उसकी एक की प्राइस जो है वो जो पार वैल्यू है वो 0.50 है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ड्यूराटेक ने ये डिक्लेयर किया है कि 5% ऑफ स्टॉक डिविडेंड वो पे करेंगे, जिनकी मार्केट, और इनके एक शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो है $9 या ₹9। सही है। अब सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जी ये स्टॉक डिविडेंड पे स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या कर लेंगे कि हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि इनका डिविडेंड बनता कितना है। तो यहाँ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसके 60,000 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5% के साथ, तो हमें पता चल जाएगा भाई कितने शेयर जो है वो मार्केट में एज अ शेयर डिविडेंड कंपनी इशू करना चाह रही है। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3,000, यानी कि ये कंपनी जो है वो 3,000 शेयर जो है वो मार्केट में एज अ डिविडेंड इशू कर रही है। मतलब अपने स्टॉक होल्डर को एज अ डिविडेंड दे रही है 3,000 शेयर। अब इनकी वैल्यू कितनी बनती है, एक शेयर की क्या वैल्यू 0.50 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 0.50 कर लेंगे हम। तो हमारे पास एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो टोटल शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल शेयर हमारे, यानी कि 3,000 के जो शेयर है, ये इनकी वैल्यू पड़ रही है 15,000। लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो हम मार्केट वैल्यू जानने के लिए क्या करेंगे कि 3,000 शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट वैल्यू के साथ। तो मार्केट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 है। तो इसको हम 3,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 के साथ, तो हमारे पास इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो 27,000 हमारे पास मार्केट वैल्यू है। तो इसकी अब एंट्री हम लोग कर लेते हैं। अब डिविडेंड जो होता है वो चाहे कैश हो या हमारे पास स्टॉक में हो, वो हम पे करते हैं रिटेन अर्निंग से। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे जो इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट में पहले हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हैं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। नेट प्रॉफिट में से हम जो है वो टैक्स को माइनस करते हैं, फिर हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, और फिर हमारे पास क्या आती है, हमारे पास रिटेन अर्निंग आ जाती है। तो वो जो रिटेन अर्निंग होती है उसके बाद हम माइनस करते हैं डिविडेंड को। तो चाहे डिविडेंड जो है वो कैश फॉर्म में होगा या चाहे डिविडेंड हमारा स्टॉक फॉर्म में होगा, तो वो जाएगा रिटेन अर्निंग के बाद ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री में हम डेबिट हमारा होगा रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग किस वैल्यू से डेबिट होगी, द मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर। अब एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या थी जी, 9 थी, और वो कितना डिविडेंड दे रहे हैं, 3,000 शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 3,000 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास 27,000 जो होगा ये हमारे पास रिटेन अर्निंग के सेक्शन में आएगा। तो पहला हम क्या कर लेंगे, हम डेबिट हो जाएगा रिटेन अर्निंग हमारे पास, और रिटेन अर्निंग के बाद हम इसमें वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, डेबिट हो जाएगा ये 27,000 से।
ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट हमारे पास होगा जी इसका पेबल था, तो ये अकाउंट पेबल है, लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल हमारा कोई पेबल वेबल क्रिएट नहीं हो रहा, हमने जिस तरह पेमेंट बनी है उसी तरह हमने पे कर दिया है, मतलब डिविडेंड दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल स्टॉक डिविडेंड हमारा क्रेडिट आ जाएगा। स्टॉक डिविडेंड भी हो सकता है, इसको हम कॉमन शेयर भी कह सकते हैं। वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट हो रहा है 1500 से, यानी कि 3000 शेयर इशू हो रहे हैं, हम डिविडेंड दे रहे हैं, 3000 शेयर के हम डिविडेंड दे रहे हैं। तो 3000 शेयर के डिविडेंड और एक शेयर क्या है 0.50 है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.50, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1500। तो 1500 के हम शेयर जो है वो एज अ डिविडेंड पे कर रहे हैं, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस तो वो 27,000 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अदर वैल्यू जो क्रेडिट होगी वो हमारा एडिशनल पेड इन कैपिटल होगा, क्योंकि वो एडिशनल हमें मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट प्राइस तो हमारे पास जो है वो 27,000 है, लेकिन हम जो है उसको 0.50 में इशू कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कैपिटल आ रहा है। तो वो जो हमारे पास कैपिटल आ रहा है वो हमारा एडिशनल पेड इन कैपिटल होगा। तो यहाँ पर जो एडिशनल पेड इन कैपिटल अकाउंट होगा वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। और क्रेडिट किससे होगा, हमारे पास 25,500 से हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी निर्देशन आ जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक डिविडेंड। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर हमें यहाँ पर मेंशन नहीं है कि यहाँ पर किस डेट को इशू किया गया है। अगर हमें मेंशन होता है तो हम जिस डेट को डिक्लेयर किया गया है उस डेट को ये स्टॉक डिविडेंड यहाँ पर अकाउंट पेएबल आ जाएगा, स्टॉक डिविडेंड पेएबल क्रिएट हो जाएगा। और ऑन द नेक्स्ट डे यही स्टॉक पेएबल जो है वो कॉमन स्टॉक के साथ हमारे पास ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी में जब डिक्रीज आएगा तो वो डेबिट होती है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे को जिस दिन हम स्टॉक इशू करेंगे उस दिन हमारा ये हमारा डेबिट हो जाएगा, और नीचे जो है ना हमारे पास कॉमन स्टॉक हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मेंशन नहीं है, इसलिए हमने सेम ही डेट पर ये एक ही एंट्री हमने पास कर ली है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं, टाटा कॉर्पोरेशन डिक्लेयर अ कैश डिविडेंड ऑफ 10,000 रुपीज ऑन जनवरी 30th of the current year. The company doesn't pay the dividend until March 15. How should Tata record the dividend declaration and payment for the current year? अब यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि जी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने 10,000 का शेयर डिक्लेयर किया है, कैश डिक्लेयर किया, कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया। यहाँ शेयर डिविडेंड नहीं है, कैश डिविडेंड है। तो टाटा कॉर्पोरेशन ने डिक्लेयर किया है कैश डिविडेंड ऑफ $10,000 ऑन जनवरी 10th, मतलब इसी ईयर के 10वें साल का उन्होंने इसी ईयर के 30 डेट पर उन्होंने 10,000 का कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है। द कंपनी डजंट पे द डिविडेंड अंटिल मार्च 15। तो कंपनी ने जो है 15 मार्च तक उन्होंने पेमेंट नहीं की, यानी कि 15 मार्च को उन्होंने कर दी है, सही है। अनटिल 15 मार्च तक उन्होंने नहीं की, यानी कि 15 मार्च को उन्होंने कर दिया। इसका मतलब है कि डिक्लेयर कब हुआ है 13 जनवरी और पेमेंट कब मेड हुई है 15 मार्च को। अब ये कहते हैं कि बताओ हमें ये किस तरह से डिविडेंड को रिकॉर्ड करेंगे। तो सिंपल है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्रेडिट साइड पे हमारा क्या होगा जी, हमारे क्रेडिट साइड पे आएगा अकाउंट पेएबल, क्योंकि हमारा जो पे कर रहे हैं ये लोग वो 15 मार्च को पे कर रहे हैं। तो जो 15 मार्च की एंट्री होगी उसमें हम ये पेड कर देंगे, और जो 30 जनवरी की यानी ये वाली जो एंट्री है इसके अंदर हम इसको अकाउंट पेएबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि उन्होंने पे करने का वादा किया, उन्होंने पे करने का डिक्लेयर किया है, पे किया नहीं है। तो 13 जनवरी को जो डेट को जो एंट्री होगी उसमें हम कहेंगे कि कैश डिविडेंड पेएबल। तो इसमें हमारे पास एक अकाउंट क्रिएट होगा जिसे हम कहेंगे कैश डिविडेंड पेएबल, जो कि हमारी लाइबिलिटी है, हम लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ऑन द नेक्स्ट डे जब पे हो जाएगा तो उसको जो है हम फिर पेड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सेम अमाउंट के साथ हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे। लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी हमारे पास जब भी इंक्रीज होती है तो ये क्रेडिट होता है। अब इसमें नेक्स्ट एंट्री किस तरह होगी, सिंपल नेक्स्ट एंट्री भी इसमें हम इसी तरह करेंगे। दो एंट्री हैं, तो नेक्स्ट एंट्री इनकी जो है 15 मार्च को हो रही है। 15 मार्च को जी क्या एंट्री हो रही है, अब हम जो हमने 13 जनवरी को हमने जो कैश डिविडेंड को पेएबल किया था अब वो हम पे कर रहे हैं। तो हम पे कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि लाइबिलिटी में डिक्रीज आ रहा है, और लाइबिलिटी में जब भी डिक्रीज आता है तो वो हमारे पास डेबिट होता है। तो सेम जो अकाउंट है हमारे पास कैश डिविडेंड का, वो सेम अमाउंट हमारे पास क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड हम जो जब भी कैश पेमेंट करते हैं या बैंक पेमेंट करते हैं तो हमारा एसेट जो है वो कम होता है। तो एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो वो हमारे पास क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर सिंपल कैश डिविडेंड पेएबल अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा।
और एसेट हमारा जब भी डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो हम इसे एसेट को हम यानी कि हमारे कैश या बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट से कर देंगे जी? 10,000 से हम डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट को हम कर देंगे। कैश डिविडेंड पे हो रहा है तो हम कैश लिख देंगे, तो सिंपल कैश डिविडेंड हमारा जो है वो पे 10,000 से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो यह लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं जी, मरीनी इनकॉर्पोरेशन डिसाइड टू गिव डिविडेंड ऑफ $2 पर शेयर ऑन 3 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन April 21st, 2023, पेएबल ऑन May 15th, 2023, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंट्रीज। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि जी मरीना कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो डिविडेंड देगा एक शेयर पे $2, और उसके टोटल कितने शेयर मार्केट में पड़े हुए हैं? उसके टोटल शेयर पड़े हैं 3 लाख। अब सबसे पहले तो हम करेंगे जी, एक शेयर पे अगर $2 है तो 3 लाख पे कितने होंगे? तो सिंपल हम क्या करेंगे कि हम 3 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, जो अमाउंट ये मेरीन इनकॉर्पोरेशन जो है वो अपने शेयर होल्डर को पे कर रही है। तो ये आ रहा है 6 लाख। तो 6 लाख जो है वो बेसिकली मेरीन कॉरपोरेशन जो है वो अपने उनको जो है पे कर रही है शेयर होल्डर को, क्योंकि उनके 3 लाख जो हैं वो शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, यानी कि मार्केट में शेयर्स हैं, और एक शेयर पे वो $2 का $2 का वो शेयर दे रही है, कैश दे रही है, कैश डिविडेंड दे रही है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू अवेलेबल, इसका मतलब ये कैश डिविडेंड है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। ये कैश डिविडेंड और जो स्टॉक डिविडेंड है उसकी ट्रीटमेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने April 21st को जो मीटिंग हुई है उसमें डिसाइड किया है कि भाई 3 लाख शेयर्स पे $2 का पर शेयर्स के अकॉर्डिंग वो डिविडेंड देंगे, जो कि पेएबल है May 15th को। तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर पेएबल क्रिएट होगा, पहली एंट्री हमारी 21 को अप्रैल को होगी, जिसमें जो है वो अनाउंस कर रही कंपनी जो है वो डिक्लेयर कर रही है, अनाउंस कर रही है कैश डिविडेंड को, और May 15 को फिर हमारी जो कंपनी है वो इसको पे कर रही है। तो ये पेएबल है अनटिल May 15 तक, यानी ये पेएबल है और May 15 को ये पे हो चुका है। तो ये भी सिंपल 2 एंट्रीज आएंगी हमारी यहाँ। ओके, तो यहाँ पर 21 अप्रैल को यहाँ पर पेएबल क्रिएट हो रहा है, तो वो रिटेन अर्निंग से एज यूजुअल जैसे मैंने बताया था ऊपर की एंट्रीज में भी, कि जब भी डिविडेंड पे होगा तो वो रिटेन अर्निंग से पे होगा। तो यहाँ रिटेन अर्निंग से हमारा जो है वो रिटेन अर्निंग जो है हमारे पास डेबिट हो रही है। कितनी डेबिट हो रही है? 6 लाख डेबिट हो रही है, क्योंकि वो एक शेयर पर $2 का डिविडेंड इशू कर रहे हैं। तो उनके टोटल शेयर जो है वो 3 लाख हैं, तो 3 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पे, टोटल 66 लाख हमारे पास, 6 लाख हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है। तो ये 6 लाख जो है रिटेन अर्निंग से हमारे पास डेबिट हो जाएगा, और हमारा कैश डिविडेंड पेएबल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है। तो कैश डिविडेंड पेएबल हमारे पास 21 अप्रैल को हमारे पास 6 लाख से क्रेडिट होगा। फिर नेक्स्ट एंट्री में हम देख लेते हैं, तो हमारे पास मई की है, May 15 की है। May 15 पे ये कह रहे हैं कि भाई हमने पे कर दिया है। पे कर दिया इसका मतलब ये है कि जो लाइबिलिटी थी जो क्रिएट हुई थी 21 अप्रैल को, वो अब लाइबिलिटी खत्म हो गई, यानी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो जब भी लाइबिलिटी में डिक्रीज आता है तो वो हमारे पास डेबिट होता है, और कैश ऑन द अदर हैंड कैश अकाउंट हमारे पास डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि कैश से पे करा है, कैश डिविडेंड था तो कैश से पे करा है, कैश या बैंक हमारा डिक्रीज होगा, और ये दोनों हमारे एसेट होते हैं। ऐसे में जब भी डिक्रीज आता है तो वो हमारे पास क्रेडिट होता है। तो ये हमारी जो है अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड के 3 क्वेश्चन भी मैंने करा दिए। तो इसकी जो है ना इस तरह से इसकी ट्रीटमेंट की जाती है अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड की। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं राइट शेयर्स की। राइट शेयर्स हमारे पास बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे पास पहले से जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम एक हम उनको जो है एक फ़ायदा देते हैं। इस तरह से फ़ायदा देते हैं कि आपके हर 2 शेयर्स पर आपको हम, या 2 या 3 या जितने भी शेयर्स पर आपको हम थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे। तो वो डिस्काउंट जो है बेसिकली उस डिस्काउंट को राइट शेयर इशू वैल्यू कहा जाता है। फर्ज कर लें कि यहाँ पर कोई कंपनी की शेयर होल्डर है जिसके पास ऑलरेडी 200 शेयर्स हैं। तो कंपनी उसे कहती है यार अगर नेक्स्ट टाइम आप शेयर्स बाय करेंगे तो आपको हर 2 शेयर्स पर हम जो है वो आपको तकरीबन $2 का प्रॉफिट देंगे। तो ये हर शेयर पर, फ़र्ज़ कर लो कि एक शेयर की प्राइस जो है वो 10 है, तो वो कह रहे हैं कि यार अब आप जो भी आगे शेयर्स बाय करोगे तो आपको हर 2 शेयर पे हम जो है वो $2 प्रॉफिट, यानी आपको एक शेयर $8 का हम देंगे।
तो यहाँ पर जो है उसको टोटल जो है तकरीबन 50 या 100 शेयर्स इशू होंगे इस कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो जो नए शेयर्स इशू होंगे वो बेसिकली ₹8 या $8 के अमाउंट पर पार वैल्यू पे इशू होंगे। तो यहाँ पर इसको जो है वो ₹2 का इसको डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, हम इसके टोटल जो शेयर्स बन जाएंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे जो एक्चुअल वैल्यू होगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे हम कहते हैं राइट शेयर वैल्यू। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम ज़्यादा शेयर्स बाय करने पर हम एक किसी शेयर होल्डर को देते हैं प्रॉफिट वगैरह, वो डिस्काउंट वगैरह। तो इसी तरह इसमें एक और होता है कि अगर पहले से शेयर नहीं है तो उन्हें कहते हैं भाई अगर आप 5 से ज़्यादा शेयर खरीदेंगे या 10 से ज़्यादा शेयर खरीदेंगे तो आपको अगले इतने शेयर जो हैं हम इस इतने रुपीज़ पे डिस्काउंट पे देंगे। इसे क्वेश्चन कर लेते हैं, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है वन अवेलेबल है, एन इन्वेस्टर ऑन्स 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एंड द शेयर्स आर ट्रेडिंग एट ₹10 ईच। The company announced a right issue in the ratio of 2:5. For example, each investor holding 5 shares will be eligible to buy 2 new shares of ₹6 per share. It means that for every 5 shares at ₹10 each held by an existing shareholder, the company will offer 2 shares of a discount price of ₹6. अब यहाँ पर कह रहा है कि जी एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ए है, उनके पास जी 100 शेयर्स हैं। अब उनके पास 100 शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू है ₹10। तो कंपनी ने एक राइट इशू अलाउ किया है हर 2/5 का। तो ये हर 2/5 का, इसका ये मतलब है कि इसको हम 2/5 कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो कर लेते हैं जो है हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास पोर्टफोलियो आ जाएगी, जो इस इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो, यानी कि उसके बाद पहले कितने शेयर्स हैं। तो जैसे कि हमने बात कर ली, पहले उनके पास 1000 शेयर्स हैं और उसके बाद जो है उनको कितने शेयर्स मिलेंगे इस 1000 शेयर्स पे, तो 2:5 के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। तो 2/5 इक्वल टू 0.40 और 0.40 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 40। तो 40 न्यू शेयर्स इनको इशू होंगे। किस रेट पे इशू होंगे जी? 6 रेट पे, ₹6 पर शेयर के अकॉर्डिंग होंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 240। तो नए 40 शेयर्स इनको 240 के पड़ेंगे सारे। टोटल शेयर इनके जो है वो 100 पहले थे और 40 इनके नए शेयर्स हैं। तो इन इन्वेस्टर के टोटल शेयर हो गए 140 और इन 140 शेयर्स की प्राइस जो है वो 100 की, जो 100 शेयर्स है उनके 1000 प्राइस थी और 40 जैसे उनके 240 थी। तो 1000 प्लस 240 इज इक्वल टू 1240। अब इसकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकालने के लिए सिंपल टोटल रुपीज़ अमाउंट डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। तो 1240 डिवाइड बाय 140 इज इक्वल टू 8.86। तो मार्केट वैल्यू जो है वो 10 है, तो 10 को हम माइनस कर देंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई है वैल्यू ऑफ राइट, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1.14। तो वो वैल्यू जो है 1.14 इज़ द वैल्यू ऑफ हमारी राइट शेयर। तो ये जो है ना क्वेश्चन इस तरह से स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा। इसका हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं और फिर ये वीडियो का एंड करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल यही, कोई एंट्री वगैरह है नहीं, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है नहीं। तो इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 1 शेयर ऑफ ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर एवरी 4 शेयर्स held by the member of the company. Share of the company are being sold in market ₹150 per share होगा ये। Find the value of right. अब ये कहते हैं कि ये कंपनी ने जो है वो राइट इशू शेयर किया है, एक शेयर उसका जो है वो ₹100 का है 10% प्रीमियम के साथ। हर 4 शेयर पर 10% प्रीमियम के साथ उनको जो है वो एक शेयर मिल रहा है, यानी कि हर 1 शेयर ऑफ फॉर एवरी 4, यानी कि 1 पे 4। तो यहाँ पर शेयर ऑफ द कंपनी आर बीइंग सोल्ड इन मार्केट। तो मार्केट प्राइस जो शेयर की है वो यहाँ पर है 140। तो यहाँ पर पहले हम जो 4 शेयर हैं जो मार्केट में पहले से जो इन्वेस्टर के पास हैं, तो उन 4 शेयर की हम मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। मार्केट वैल्यू क्या होगी जी? 4 मल्टीप्लाई बाय हम कर लेंगे 150, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 600। तो 600 जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल 4 शेयर मार्केट प्राइस की। और एक शेयर हमें कितने का पड़ रहा है, यानी कि 4/1 की है, तो 4 पर 1 है, तो 4 शेयर कितने के हो गए? 600 के। तो एक शेयर हमें पड़ेगा 10% ऑफ प्रीमियम के साथ। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। तो 10% प्रीमियम हो गई, तो यानी कि 110 का हमें एक शेयर पड़ेगा अगर हम 4 शेयर मार्केट प्राइस पे ख़रीदते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन हम इस तरह करेंगे, द मार्केट प्राइस फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर और मेंबर्स इज 4 मल्टीप्लाई बाय 150। जैसे कि मैंने कहा था कि इसकी जो है ना, पहले हम 4 शेयर्स पर एक शेयर जो है वो 10% प्रीमियम के साथ मिल रहा है
और जो मार्केट वैल्यू है वो 150 है। तो पहले हम 4 शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल देंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 150 जो कि आएगी 600। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर कितनी थी। अब हर 4 पर एक शेयर जो है वो 10% प्रीमियम के साथ इशू हो रहा है ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 100। तो 4 जो शेयर थे उनकी वैल्यू होगी 600। अब उनके ऊपर इसको एक शेयर मिलेगा 10% के साथ, यानी कि 1 शेयर उसको मिलेगा 110 का। तो एक शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट प्राइस क्या हो जाएगी, राइट शेयर वैल्यू हो जाएगी 110। अब टोटल शेयर्स के पास कितने हो गए, इसने 4 शेयर खरीदे ऑन द मार्केट प्राइस 600 के। तो उसको 4 शेयर पर एक शेयर उसको डिस्काउंट में मिला है, यानी कि उसको कम में मिला है थोड़ा, तो वो एक शेयर उसको एक और मिल गया, यानी कि उसकी टोटल हो गए 5 शेयर्स। तो हम जो टोटल शेयर की प्राइस देख लेंगे तो 4 शेयर जो थे वो 600 के थे, और एक शेयर जो है उसका 110 रुपये का था। तो इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 710, और 710 की हम एवरेज निकाल लेंगे, टोटल शेयर 5 है तो 710 डिवाइड बाई 5 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 142। अब मार्केट वैल्यू प्राइस जो थी वो शेयर की थी 150 पर शेयर, और यहाँ पर हमारे पास पर शेयर प्राइस निकली है, एवरेज प्राइस जो निकली है वो है 142। सिंपल हम 150 माइनस 142 कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, द राइट इशू वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कंपनी XYZ अनाउंस अ राइट इशू ऑफ 1 शेयर एट द फेस वैल्यू ऑफ ₹200 with a premium of 20% for every 5 shares held by the member. The current market price of the company's share is ₹250. Determine the value of right. सेम यही क्वेश्चन है, इसी वाला कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी वैल्यूज चेंज है। यहाँ पर हमारा जो मार्केट प्राइस फॉर एवरी 5 शेयर है वो है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल टू 1250, यानी कि 1250। जैसे कि मैंने कहा था कि हम 5 वैल्यूज की पहले प्राइस निकाल लेंगे मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, तो वो निकल रही है 1250, और 5 शेयर पर एक शेयर उसको कम कीमत में मिल रहा है, तो उस एक शेयर की कीमत हम निकाल लेंगे तो वो होगी 240। 240 किस तरह आया है, 240 इस तरह आया है कि ये 20% 200 का 20% लिया है, तो 200 का 20% होता है 40। इसका मतलब है कि जो हमें 5 पर एक शेयर मिल रहा है वो हमें 240 का मिल रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं टोटल शेयर की तादाद हमारे पास कितनी होगी, 6 हो गई, क्योंकि 5 शेयर उसने पहले खरीदे और एक शेयर उसको डिस्काउंट पे मिला। तो टोटल शेयर कितने हो गए, 6 हो गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि जो पहले हमने 5 खरीदे थे, इन्वेस्टर ने जो पहले 5 खरीदे थे उसकी प्राइस को हम प्लस कर लेंगे जो उसको डिस्काउंट में मिला है। तो जो पहले खरीदा वो 1250 था, उसको प्लस कर लेंगे 240 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1490, 1490। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल शेयर जो थे 6 थे, 1490 को हम डिवाइड कर लेंगे 6 पर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 240, और पर जो शेयर की वैल्यू थी वो थी 250 मार्केट वैल्यू थी। मार्केट वैल्यू को हम माइनस कर देंगे टोटल वैल्यू में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹2 का, हमारे पास राइट इशू ऑफ शेयर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये जो राइट शेयर वैल्यूज़ हैं, ये कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है, और इसके 3 क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए। उम्मीद है आपको ये इस टॉपिक की भी अच्छी समझ आ गई होगी, और अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।